बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं आपका उर्दू टीचर राव वहीद। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सबक लघु और कालीन। कल हमने इसका आधा जो है सबक पढ़ा था, रीडिंग की थी, अल्फाज मायने और तारुफ जो है मुसन्निफ का वो पढ़ा था। आज हम सबक को ख़त्म करेंगे और सवाल नंबर 6, 8, 9 और 10 ये जो है हम किताब पर हल करेंगे। तो किताब का सफ़ा नंबर 61 पेज 61 निकाल लें। अख्तर भोंच का होकर तोहीन कैसे, तोहीन बेइज्जती, भोंच का हैरान होना, तजम्मुल इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझ सकते। अख्तर साफ क्यों नहीं कह देते कि आपने मुझे खरीद लिया है और अब मैं आपके रहमो करम पर हूँ। तजम्मुल ये बात नहीं। अख्तर मलाइमत से, गौर करो कितनी अजीब हालत होगी मेरी। मैंने फर्दन एक एक करके कई दोस्तों को चाय की दावत दी है, वो ज़रूर शाम को आएंगे। अख्तर मेरे जाने या ना जाने से दावत पर क्या असर पड़ सकता है। तजम्मुल मैं समझता हूँ ना फर्क पड़ता है। अब इस पागलपन को छोड़ो और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। पागलपन, बेवकूफ़ी। अख्तर आप मुझे इस तरह रोक नहीं सकते। तजम्मुल रोक नहीं सकते। खूब, जिस शख्स को मैं अपना समझ रहा हूँ उस पर मुझे इतना हक भी नहीं कि उसे किसी पागलपन से रोक सकूँ। आज तुम इतनी बुलंदियों पर पहुँच गए हो, शोहरत पर, बुलंदियों पर, शोहरत पर इसलिए जाना चाहते हो तुम। मैं इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हें इन बुलंदियों तक पहुंचाने में मैंने भी कुछ हिस्सा लिया है। अख्तर आप इसरार करते हैं तो सुनिए। इसरार, जिद। जिस अख्तर को आप एक तंगो तारीख कोठड़ी से निकाल कर अपने महल में लाए थे, तंगो तारीख, छोटी और अंधेरी महल में लाए थे, वो मुसव्विर अख्तर मर चुका है और जो शख्स आपके सामने खड़ा है और जिसके लिए शानदार स्टूडियो बनाया गया है वो उसकी चलती फिरती लाश है। तजम्मुल मालूम होता है दौरा बहुत शदीद है, मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। तजम्मुल जाने लगता है, अख्तर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अख्तर लहजे में किसी कदर तहक्कुम है, तहक्कुम हुक्म, ठहरिए, रुकिए और सब कुछ सुनकर जाइए। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बयान कर दी है। हकीकत, सच्चाई। तजम्मुल ये सबसे बड़ी हकीकत है या नहीं, इसका फैसला डॉक्टर को करना चाहिए। अख्तर आप अभी तक इसे एक मजाक समझ रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अभी तक आप तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं और आप उसका दूसरा रुख देखिए जो इतना भयानक है, खौफनाक, और इतना खौफनाक है कि आपके तसव्वुरात का शीश महल, तसव्वुरात, ख्यालात, शीश महल, शीशे का महल अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। ज़मीन बोस होना, ज़मीन पर गिर जाना। गुज़श्ता 1.5 बरस में, पिछले 1.5 बरस में जितनी तस्वीरें मेरे नाम के साथ इस शानदार महल से बाहर गई हैं उनमें से एक भी मेरी नहीं। तजम्मुल अख्तर को घूरते हुए, घूरना, गौर से देखना। मामला इतनी दूर तक जा पहुंचेगा मुझे इसका फहम गुमान भी नहीं था, ख्याल तक न था। अख्तर मेरा मशवरा ये है, इस वक्त आराम करो, तुम्हें मुकम्मल आराम की सख्त ज़रूरत है। अख्तर ज़रा तहम्मुल से काम लीजिए, आराम से, सुकून से, मुझे जो कुछ कहना है कहने दीजिए। तजम्मुल तुम पागलों की सी बातें कर रहे हो। तजम्मुल तहम्मुल से खा काम लो। अख्तर जब आपको पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी उस वक्त फैसला कीजिएगा ये पागलपन है या कुछ और। तजम्मुल ये पागलपन नहीं तो और क्या है। आखिर गुज़श्ता 2 साल से तुम मेरे मेहमान हो। इस दौरान मैंने तुमने कई तस्वीरें बनाई हैं जो शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों की कोठियों में आवेज़ा हैं, सजी हुई हैं, लगी हुई हैं। उनमें से अक्सर मैंने तोहफ़तन अपने दोस्तों को दी हैं, तोहफ़तन, तोहफे के तौर पर। ये सब की सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी अपनी तख्लीक है, तख्लीक ईजाद। लेकिन आज तुम कह रहे हो इनमें से एक भी मेरी नहीं है, कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा। अख्तर मुझे इसकी परवाह नहीं कि कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा। मेरे लिए ये कश्मकश नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इस खलिश ने मुझे बेकरार कर दिया है। ये फ़रेब अब जिंदा नहीं रह सकता। तजम्मुल फ़रेब धोखा। आज तुम्हें क्या हो गया है। अख्तर काश मैं कुछ समझ सकता कि तुम्हारी इस परेशानी की वजह क्या है। डॉक्टर को तुम बुलाने नहीं देते, मैं क्या समझूं आखिर। अख्तर आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई मुअम्मा नहीं, मुअम्मा छुपी हुई बात, मामला। सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तारी गली के खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। खस्ता, पुराना, बदनुमा, इंतहाई बदसूरत। बहुत कम लोग मुझे जानते थे और जो जानते थे उन्हें मेरे ताल्लुक से यही मालूम था कि मैं एक मुफलिस कलाश, गरीब, खाली हाथ, जिसके पास कुछ ना हो और गुमनाम मुसव्विर हूँ। मैंने बेशुमार तस्वीरें बनाई थी मगर वो तमाम की तमाम कबाड़ियों या नीलाम घरों में पहुँचकर कोड़ियों के भाव बिक चुकी थी। कोड़ियों के भाव यानी जिसकी कोई कीमत ना होना।
ज़िंदगी इस हालत में गुजर रही थी कि इत्तफाकन तस्वीरों की एक नुमाइशगाह में मेरी आपसे मुलाकात हो गई। आपने मेरी तस्वीरों में दिलचस्पी ली और मुझे उसी शाम को अपने हाथ चाहे पर बुला लिया। मैं अपने हज़ारों हम पेशा भाइयों की तरह गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। ये कोई ऐसी बात न थी जो छुपी रह सकती। आपने मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लिया और इस बात पर इसरार किया कि मैं अपने गुर्बत कदे से निकल कर गरीब खाने से, गुर्बत कदा गरीब खाना से निकल कर आपके यहाँ आ जाऊँ ताकि इत्मीनान के साथ फ़न की खिदमत कर सकूँ। आपने मेरे लिए कमरा वक्फ कर दिया और मुझे ज़िंदगी की ज़रूरियात से बेनियाज कर दिया। लापरवाह, बेनियाज, लापरवाह। वक्फ करना, देना, तजम्मुल, इन बातों के जिक्र की क्या ज़रूरत है। अख्तर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके सलूक ने मुझ पर कितना असर डाला। मैं समझने लगा आप नहायत ऊंचे दर्जे के इंसान हैं। दौलतमंद होने के बावजूद आपके पहलू में एक ऐसा दिल धड़क रहा है जो इंसानियत नवाज है, जिसमें सारी दुनिया का दर्द समाया हुआ है। आपने अपने दोस्तों को बुलाकर उन्हें मेरी तस्वीरें दिखाई। आपने बड़े बड़े इदारों के दफ्तरों में मेरी तस्वीरें आवेज़ा कराई। आवेज़ा कराना, सजाना, लगाना। आपने मेरी शोहरत के लिए मेरी तख्लीकात रसायल और जरायद में छपवाई, रिसाले और अखबार, रसायल और जरायद, रिसाले और अखबारों में। सचमुच इस वक्त आप मेरी नज़रों में एक देवता थे, एक फरिश्ता थे, एक ऐसी हस्ती थे जिसकी तारीफ हमारे किस्सों और कहानियों में की गई है। तजम्मुल, मैं नहीं समझ सकती इस जिक्र से तुम्हारा मकसद क्या है अख्तर। मगर थोड़े अरसे बाद एक भयानक ख्याल अपना मनहूस साया मेरे जहन में डालने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि मैंने आपकी ज़ात के बारे में जो कुछ सोचा है वो महज मेरी अपनी खुश फहमी है, हकीकत कुछ और है। तजम्मुल, क्या मतलब अख्तर? मुझ पर यह हकीकत वाज़ेह हो गई कि आपकी सरपरस्ती तो महज एक इश्तहार है, इश्तहार, ऐलान। आपकी मुसव्विर नवाज शख्सियत का इस सरपरस्ती में आपका एक ख़ास मकसद छुपा हुआ है। सरपरस्ती, रहनुमाई। तजम्मुल, क्या कह रहे हो तुम अख्तर? आप मुझे नवाज रहे थे मगर एक खास मकसद की खातिर, और मकसद ये था कि आप सोसाइटी को बताना चाहते थे। सोसाइटी, मुआशरा। देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने गरीब और मुफलिस मुसव्विर को अपने यहाँ पनाह दी है। अब ये जो कुछ बना रहा है महज मेरी सरपरस्ती का नतीजा है। मैंने इसकी सलाहियतों को जिंदा रखा है वरना कब की ख़त्म हो चुकी होती। जिस तरह बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाज़ों पर इंसानी पैकरों को नहायत खूबसूरत और शफाफ लिबास पहनाकर उन्हें अलमारियों के अंदर सजा दिया जाता है ताकि लोग इन हसीन जमील मुजस्मों को देखकर दुकानदारों के आला ज़ौक़ और उनकी शान व शौकत से मरऊब हो जाएं, इसी तरह आप भी अपनी अमारत अमीरी, मरूब होना, रोब जम जाना और अपनी शख्सियत की नुमाइश के लिए मेरी ज़ात और मेरे फ़न को इस्तेमाल कर रहे थे। तजम्मुल, गुस्से से, ये झूठ है, सरासर झूठ अख्तर। और आप कह भी क्या सकते हैं मगर बुलंद आवाज़ से हकीकत नहीं बदल सकती। आपके यहाँ मेरी यही हैसियत थी और जिस वक्त मुझे इसका एहसास हुआ मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी अहलियतों पर बर्फ़ की तह जम गई है। अहलियत, काबिलियत, मेरे सीने में एक भी शरारा बाकी नहीं। शरारा, आग। ये एहसास मेरे लिए सुहाने रूह साबित हो रहा था कि अपने जिगर का खून देकर मैंने फ़न की जिस शम्मा को अब तक रोशन रखा है उसका मकसद आपकी शानदार कोठी और आपकी शख्सियत को जगमगाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक फनकार ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसका फ़न अपना असली जौहर खोकर, जौहर फ़न खोकर या सलाहियत, जौहर सलाहियत खोकर किसी के लिए महज एक ज़रिए शोहरत बनकर रह जाए। उन्हीं दिनों मुझे एक हम पेशा दोस्त मिल गया जो बदस्तूर गुर्बत की चक्की में पिस रहा था, बदस्तूर, मुसलसल। मैंने उसे अपनी ज़हनी कैफियत बताई और इल्तिजा की कि मुझे अपने यहाँ रहने की जगह दे दे। ये सुनकर उसने कहा, देखो अगर तुम आजकल तस्वीरें नहीं बना सकते तो कोई हर्ज की बात नहीं, हर्ज नुकसान, तुम्हारे लिए मैं तस्वीरें बनाता रहूँगा। तुम मुझे इतने पैसे दे दिया करो कि मैं और मेरा ख़ानदान इज़्ज़त व आबरू के साथ ज़िंदा रह सकें। ये तजवीज़ मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है मगर उसका इसरार कम नहीं होता था। इस तरह वो खेल शुरू हो गया जो दुनिया का सबसे गंदा और जलील खेल है। मुझे यहाँ रुपये हासिल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी, दिक्कत, मुश्किल। ये रुपये मैं उसे दे देता था और वो मुझे अपनी तस्वीरें, तजम्मुल, इन तस्वीरों को तुम अख्तर मुझे तकलीफ बनाकर पेश कर देता था। तजम्मुल इस अंदाज से अख्तर को देखता है जैसे इन अल्फाज से उसे धचका लगा हो। धचका लगना, सदमा होना। तुम मुझे धोखा देते रहे अब तक अख्तर, धोखा या कुछ और। बहरहाल वाक़या ये है कि न्याजी को वक्तन फ़वक्तन सिक्के मिलते रहे, सिक्के, पैसे, मुझे बनी बनाई तस्वीरें और आपको फ़न की कदर अफजाई और मुसव्विर नवाजी के लिए सोसाइटी में इज़्ज़त और एहतराम। तजम्मुल, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पस्त सतह पर उतर सकते हो, नीची सतह पर अख्तर। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था लेकिन इस सतह पर उतरने के लिए मजबूर था। न्याजी ने मुझे कई तस्वीरें दी हैं। ये तस्वीरें आज आप जैसे मुअज़्ज़ज़ लोगों के ड्राइंग रूमों की जीनत हैं। ड्राइंग रूम, बैठक, जीनत, शान व शौकत, खूबसूरती। वो पहले की तरह मुफलिस नहीं है,
وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تکلیف نہیں ہے، اب مالک مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض دوسروں کو سونپ دینا ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آج جب اس نے سنا ہوگا اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے، حقدار، مستحق حقدار، تو اس کی کیا حالت ہوگی، وہ کیا سوچے گا؟ تجمل، تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے، نااہلی، نالائکی، نااہلی، میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی، آسائشیں حرام۔ تجمل، اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹی سناتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جلی کٹی بے تکی باتیں یا دل کو دکھانے دینے والی باتیں۔ اختر، مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ کو لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں، جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے۔ تجمل، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تم کیا ہو، احسان فراموش، چور، مجرم۔ اختر، میں سب کچھ ہوں مگر تم کیا ہو یہ بھی تو کہو۔ تجمل، میں۔ اختر، ہاں تم بتاؤ، خاموش کیوں ہو؟ بتا دے کیوں نہیں، دوسرے کے جرم دیکھ لیتے ہو۔ رؤوف آتا ہے، دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ خبر بالکل درست ہے جناب، پہلا انعام اختر صاحب ہی کو ملا ہے۔ تجمل، تم جاؤ اس وقت۔ رؤوف، بہتر جناب۔ اختر، ہاں کیا ہوا اسے جلدی بتاؤ۔ رؤوف، افسوس آج صبح اس نے خودکشی کر لی۔ اختر، خودکشی؟ رؤوف، جی ہاں، اسپتال جانے سے پہلے مر چکا تھا۔ اختر، اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم کیا ہو، تم قاتل ہو، یہ قتل تم نے کیا ہے۔ تجمل، غصے سے گرج کر، بکواس بند کرو۔ اختر، قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو۔ تجمل، نکل جاؤ یہاں سے کمینے، پاجی، احسان فراموش۔ پاجی انتہائی کمینہ یا گھٹیا شخص۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا سبق جو ہے، جو آخری حصہ تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم سوال نمبر 6 سے 9 تک دیکھیں گے۔ یہ پیج صفحہ نمبر 66 پر ہے، خالی جگہ پر کرنی ہے۔ الف ہے، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا۔ اول انعام۔ بے، میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤوف کو بھیج دیا۔ جیم، تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا۔ دال، تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ واو، سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں۔ واو، میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ زے، آپ کے تصورات کا شیش محل زمین بوس ہو جائے گا۔ ہے، آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی معمہ نہیں ہے۔ توئے، آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ یہ، قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 8، مذکر مؤنث ہے۔ سرکار، مذکر، پاجامہ، مذکر، قمیص، مؤنث، اخبار، مذکر، مصور، مذکر، تصویر، مؤنث، جھونپڑی، مؤنث، توہین، مؤنث، مہمان، مذکر، نمائش، مؤنث۔ 9واں سوال ہے کہ کالم ملانے ہیں۔ تجمل کو سرمایہ دار سے ملانے ہیں اور بابا کو نوکر سے، مرزا ادیب کو ڈرامہ نگار سے، رؤوف مصور، رؤوف سیکرٹری سے، اختر مصور سے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ جو ہے ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کو کوئی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کالیہ واٹس ایپ پر آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔